तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखने के बाद अब हम शुरू करेंगे टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो यहाँ पे प्रश्न है, टिवार्था द्वारा भारत के जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो जिस प्रकार से कोपेन महोदय ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार से टिवार्था ने भी अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन दोनों के वर्गीकरण में बहुत ही समानताएं हैं, क्योंकि टिवार्था ने जो अपना वर्गीकरण दिया है ये कोपेन के वर्गीकरण को ही आधार मान करके दिया है। तो इसे भी देखते हैं। ग्लेन थॉमस टिवार्था अमेरिका के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे। तो ये जो टिवार्था थे ये अमेरिका के जलवायुवेत्ता थे, जिन्होंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को आधार बनाते हुए वैश्विक जलवायु का सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इन्होंने क्या किया, कोपेन का ही जो जलवायु वर्गीकरण था इसी को आधार बनाया और इसी के थ्रू अपना वर्गीकरण दिया। इन्होंने कोपेन के समान ही विश्व को 6 प्रमुख जलवायु समूह में विभाजित किया। तो जिस प्रकार से कोपेन महोदय ने क्या किया था, तो विश्व को 6 समूह में विभाजित किया था, 6 जलवायु समूह में। पहला A, B, C, D, E और H। तो इसी प्रकार से टिवार्था जी ने भी क्या किया, अपने वर्गीकरण में इन जलवायु समूह को शामिल किया। वर्गीकरण से संबंधित इनके सिद्धांत के आधार पर भारत को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों और 7 प्रमुख जलवायु प्रकारों में विभाजित किया। तो टिवार्था ने अपने 6 जलवायु समूह में 4 जलवायु समूह को भारत के लिए प्रयोग किया और 7 प्रमुख जलवायु प्रकार में भारत को विभाजित किया। तो पहला है, देख लेते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जैसा कि हमने कोपेन का देखा था। तो दोनों का ही आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण है इसमें आपको 4 जलवायु समूह देखने को मिलेंगे। जलवायु समूह ये भारत के लिए, तो पहला A हो जाएगा, दूसरा B, तीसरा C, चौथा H। और इसके अंतर्गत आपको अलग अलग जलवायु प्रकार देखने को मिलेंगे। जैसे A के अंतर्गत AM, उसके बाद AW, उसी प्रकार से B के अंतर्गत BS और BSH तथा BWH। इसी प्रकार से C के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा CAW और उसके बाद H वाला में आपको H ही देखने को मिलेगा। जबकि हमने कोपेन का क्या देखा था, तो पहला था उसमें AMW, दूसरा AW, तीसरा AS, चौथा BSHW, उसके बाद BWHW, फिर CWG, अगला DFC, फिर अगला E और लास्ट ET। तो टिवार्था का पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय बरसाती जलवायु AM। तो M से क्या था, मानसूनी प्रकार की जलवायु, और A से उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इस प्रकार की जलवायु दशाएं पश्चिमी घाट, त्रिपुरा, मेघालय एवं दक्षिण असम में पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री तथा वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक पाई जाती है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय बरसाती जलवायु, तो इस प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेंगी पश्चिमी घाट में, त्रिपुरा में, मेघालय एवं दक्षिणी असम के भागों में, जहाँ पे औसत वार्षिक तापमान कितना हो गया, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक या फिर 250 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिस कारण यह क्षेत्र भारत के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इनका जो है टिवार्था का जलवायु प्रकार का नाम क्या है। तो AM, AW, BS, इसी प्रकार से BSH, फिर BWH। तो ये सब आप याद रखेंगे। और ये जो लेटर है किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों का वर्णन करते हैं, इसे आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्या लिखना है ये आपको पता रहेगा। तो ये हो गया AM। तो AM का विस्तार कहाँ कहाँ देखा हमने, पश्चिमी घाट में, त्रिपुरा में, मेघालय, दक्षिणी असम। तो पश्चिमी घाट हो गया ये भारत का पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी भारत में।
और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, तो सामान्य टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेल्सियस, और वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 250 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक होती है। और इतनी ज़्यादा वर्षा होने के कारण तथा इस प्रकार का तापमान पाए जाने के कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिस कारण यह क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। और भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है ये है साइलेंट वैली जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय के लिए ए, और सवाना तुल्य जलवायु हमने देखा था कोपेन वाला में, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये डब्लू, तो ए डब्लू। तो इस प्रकार की जलवायु दशाएं प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में देखने को मिलती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा ये 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है तथा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। यह भारत का प्रमुख पर्णपाती वनों वाला क्षेत्र है, जहां इन वनों के मध्य सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं। इस जलवायु दशाओं में ग्रीष्म काल की अवधि शीतकाल की अवधि की तुलना में लंबी होती है। तो इसमें ग्रीष्म काल का समय अर्थात गर्मी का समय शीतकाल की तुलना में अधिक होता है। तो AW क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। तो इस प्रकार के क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में इसी प्रकार का आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, इसी प्रकार की जलवायु। और यहाँ का जो वार्षिक तापमान है ये 27 डिग्री सेल्सियस होता है तथा औसत वार्षिक वर्षा ये 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यहाँ पे पर्णपाती वनों वाला क्षेत्र पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्थात सवाना जैसे घास के मैदान पाए जाते हैं। इस जलवायु दशा में ग्रीष्म काल की अवधि शीतकाल की तुलना में अधिक होती है। गर्मी का समय ज़्यादा रहेगा और ठंड का समय कम रहेगा, ग्रीष्म काल अधिक और शीतकाल कम होगी। उसके बाद अगला है शुष्क जलवायु बी। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय अष्टेपी तुल्य जलवायु। तो देखिए शुष्क जलवायु बी हो गया, और अष्टेपी का एस, अष्टेपी तुल्य जलवायु एस, या फिर शुष्क तुल्य जलवायु एस हो गया। तो पहला क्या हो गया, पहला AM और AW, ये 2 देख लिया हमने। अब बी से पहला BSW, तो ये हम देखेंगे अभी। तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक भाग एवं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जहां वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य एवं वार्षिक वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु किस क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका विस्तार जो है ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु के आंतरिक भाग एवं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होता है, औसत तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, और वार्षिक वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। तो ये हो गया BS। तो पहले हमने क्या देखा, AM। तो ये वाला क्षेत्र AM है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, और कुछ भाग में ये वाला क्षेत्र भी AM, पूर्वी भारत का ये वाला क्षेत्र। उसके बाद हमने देखा AW। तो AW में ये वाला क्षेत्र आ गया, भारत के प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, ये आ गया AW में। और उसके बाद BS में अभी हमने देखा, BS में ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का आंतरिक भाग और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। अब आगे है उपोष्ण कटिबंधीय अष्टेपी तुल्य जलवायु। तो B से हो गया शुष्क जलवायु। H हमने देखा था गर्म मरुस्थल, और S से हो गया अष्टेपी तुल्य जलवायु या फिर शुष्क जलवायु। तो इसे देखिए, इस प्रकार की जलवायु दशाएं ये कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात, पूर्वी एवं मध्यवर्ती राजस्थान एवं दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है इस प्रकार के जलवायु दशाओं के अंतर्गत, जहां औसत वार्षिक तापमान लगभग 25 डिग्री एवं वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये गुजरात, पूर्वी एवं मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, इन क्षेत्रों में। और यहाँ का जो
तापमान है ये 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। अर्थात ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए BSW, ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान और दक्षिण हरियाणा, ये क्षेत्र BSW के अंतर्गत आता है, BSW। उसके बाद अगला है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो ये बी में ही आ गया, बी के अंतर्गत, तो बी। उसके बाद फिर डब्ल्यू से क्या हो गया, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, और एच से हो गया गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। तो इस प्रकार का क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये इसे भी देखते हैं। भारत में इस प्रकार की जलवायु की दशाएं जो है इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस एवं शीतकाल में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाई जाती है। अर्थात यहाँ दैनिक एवं वार्षिक तापांतर ये अधिकतम होता है। तो देखिए बी से भी हो गया शुष्क क्षेत्र, उसके बाद डब्ल्यू से गर्मी में वर्षा और एच से गर्म मरुस्थल। तो ये वाला क्षेत्र आपको अवश्य ही इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। तो ये वाला क्षेत्र BWH के अंतर्गत आएगा। तो इसका विस्तार हो गया पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, जहाँ पे ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान कितना हो जाता है, गर्मी के समय में अधिकतम तापमान ये लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, और शीतकाल में इसका न्यूनतम तापमान कितना से कितना हो जाता है, 0 से 5 डिग्री के मध्य। तो आप देख सकते हैं ग्रीष्मकाल और शीतकाल का टेम्परेचर के बीच डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिन और रात के बीच भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिकतम होता है। इन क्षेत्रों में तापमान की विभिन्नता एवं अल्प वर्षा के कारण वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तापमान बहुत ही हाई से लेके बहुत ही लो तक पाया जाता है, और यहाँ पे वर्षा भी जो है ये अल्प वर्षा होती है। इसके कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत ही कम पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। एवं कैक्टस प्रजाति की वनस्पति, बबूल, बेर इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। अगर वृक्ष पाए भी जाते हैं तो ये कांटेदार अर्थात कैक्टस और बबूल, बेर इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके छाल एवं पत्तियां मोटी होती है ताकि कम से कम वाष्पीकरण हो सके एवं जल का संग्रह वर्ष भर बना रहे। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है वहाँ पे जो भी वृक्ष उगते हैं या फिर जो भी वनस्पतियाँ उगते हैं उनका जो पत्ता होता है ये कांटे का रूप ले लेता है, क्योंकि कांटे का रूप लेने के कारण इसमें जल की आवश्यकता भी कम होती है, और साथ ही साथ इससे वाष्पीकरण भी बहुत ही कम होगा, वाष्पीकरण की दर भी ये कम हो जाएगी। अब अगला है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु C, और इसमें क्या है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो इसे भी देखते हैं, यह है CAW। तो यह जलवायु प्रकार कोपेन के CWG जलवायु प्रकार के समान ही है। तो ये जो CAW है ये कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण में जो दिया गया था प्रकार CWG इसी प्रकार के समान है, जिसका विस्तार गंगा के मैदानों में पंजाब से असम तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गंगा के मैदान में पंजाब से लेकर के असम तक। यहाँ शीत ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री से कम पाई जाती है। तो यहाँ पर ठंड के दिनों में औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री से भी कम हो जाता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री तक पहुँच जाती है। तो देखिए गर्मी के समय में अधिकतम तापमान 46 से 48 और ठंड के समय में न्यूनतम तापमान ये कितना हो जाता है 15 डिग्री से कम। इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रतिरूप असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से पंजाब तक गिरावट आती रहती है। तो यहाँ पे आपको वर्षा में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। कहीं आपको देखने को मिलेगा जैसे कि असम के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, असम के क्षेत्र में वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये जब पंजाब के तरफ अर्थात पंजाब के मैदान की तरफ जाता है तो इसमें वर्षा की मात्रा घटते जाती है, तो ये वर्षा कम कराती है। पहले इधर अधिक कराएगी, उसके बाद धीरे धीरे वर्षा की मात्रा इधर जाते जाते कम होने लगेगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रतिरूप में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से पंजाब तक गिरावट देखने को मिलती है। जहाँ असम के भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं पे पंजाब तक आते आते 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता भरी मानसूनी हवाओं की आर्द्रता में प्रवाह के साथ कमी होती जाती है।
इन क्षेत्रों में शीतकाल में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए पंजाब के क्षेत्र में यहाँ पे तो बारिश इस वाले शाखा से, जो शाखा असम के क्षेत्रों में वर्षा कराती है, उस शाखा से कम ही वर्षा होती है इस क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में। परंतु यहाँ पे शीतकाल में अर्थात ठंड के समय पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा अधिक वर्षा होता है, और यह वर्षा जो है ये रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो टिवार्था का CAW, ये कोपेन के CWG के जलवायु प्रकार के समान ही है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गंगा के मैदान में पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। और यहाँ पे शीत ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री से कम पाया जाता है, जबकि गर्मी के समय में अधिकतम तापमान 46 से 48 तक पहुँच जाती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रतिरूप में भी चेंजिंग देखने को मिलता है, जो कि असम के घाटी में बहुत ही ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और पंजाब में पहुँचते पहुँचते ये 60 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इसका कारण क्या है, तो बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता भरी मानसूनी हवाओं की आर्द्रता में प्रवाह के साथ कमी। और इन क्षेत्रों में शीतकाल में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद अगला जो जलवायु प्रकार है ये है पर्वतीय जलवायु H। पर्वतीय जलवायु, इसे H से डिनोट किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भी पर्वतीय जलवायु ही है H। इसमें कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है, तो टिवार्था के द्वारा इस क्षेत्र को ही H माना गया है, संपूर्ण क्षेत्र को। तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। यहाँ जून माह का औसत तापमान 15 से 17 के मध्य पाया जाता है, परंतु शीत ऋतु में तापमान 5 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जून के समय अर्थात ग्रीष्मकाल में, देखिए मई जून तो ग्रीष्म का ही समय होता है, लेकिन जून में यहाँ पे मानसून स्टार्ट हो जाता है भारत में, वो भी प्रायद्वीपीय भारत में। तो यहाँ पे है जून माह का औसत तापमान 15 से 17 डिग्री के मध्य पाया जाता है, परंतु शीत ऋतु में तापमान 5 डिग्री से भी कम हो जाता है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। वर्षा की मात्रा में पूरब से पश्चिम की ओर गिरावट होती जाती है, और अधिक ऊंचाई के भागों में ये हिमपात के रूप में होती है। देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा भारत, तो यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है ये पूरब से इधर से जाएगी जब मानसूनी बादल, तो इस क्षेत्र में धीरे धीरे कम वर्षा कराती जाएगी। पहले तो इधर अधिक कराएगी, उसके बाद धीरे धीरे जब ये पश्चिम की ओर जाने लगेगी तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। और ये जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, औसत ऊंचाई तो इसकी 6000 मीटर है। तो इतनी ऊंचाई होने के कारण इन क्षेत्रों में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इसी कारण जब ये वर्षा इधर होती है तो ये हिम के रूप में होती है, अर्थात बर्फ़ के रूप में होती है। वही लिखा हुआ है कि हिमपात के रूप में होती है। इन क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में जाड़े की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिम वाला क्षेत्र, तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ आता है, जो कि भूमध्य सागर में विक्षोभ के दौरान उत्पन्न होता है, और वही पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों में बारिश कराता है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में। तो पर्वतीय जलवायु में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसमें कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। और यहाँ पे जून माह का जो औसत तापमान है ये 15 से 17 डिग्री के मध्य पाया जाता है, परंतु शीत ऋतु में जो तापमान है ये 5 डिग्री से भी कम हो जाता है। और वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे जो वर्षा होती है ये हिमपात के रूप में होती है। और इन क्षेत्रों में पश्चिमी भागों में जाड़े की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बहुत वर्षा हो जाती है। यहाँ पे आगे देख लीजिए H वाला क्षेत्र। तो देखिए ये वाला क्षेत्र H, यहाँ से लेकर के ये पूरा ही H है। तो ये वाला क्षेत्र भारत में नहीं आता है, जिसके कारण ये वाला क्षेत्र और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, इसे H से डिनोट किया गया है। और CAW ये गंगा का मैदान, जो कि पंजाब से प्रारंभ होकर के असम तक जाती है। तो ये वाला क्षेत्र CAW हो गया। तो पहले AM, तो ये वाला पश्चिमी घाट AM और कुछ मात्रा में
यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में भी, यहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर और असम के दक्षिणी भाग में। उसके बाद ये वाला क्षेत्र AW, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। फिर यहाँ पे BS, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है BSW में। उसके बाद यहाँ पे BSH, इसमें क्या क्या गया, तो गुजरात, यहाँ पे पूर्वी और मध्यवर्ती राजस्थान तथा दक्षिणी हरियाणा वाला क्षेत्र। फिर है BWH, इसमें कौन सा क्षेत्र आ गया, तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। और उसके बाद H में क्या हो गया, तो पर्वतीय प्रदेश, जहाँ जो कि जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर के अरुणाचल प्रदेश में समाप्त होती है। उसके बाद CAW, जो कि गंगा के मैदान में, यहाँ पे पंजाब से प्रारंभ होकर के असम तक जाती है। तो ये हो गया टी वार्ता का जलवायु वर्गीकरण। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण को प्रस्तुत कर विश्लेषण करें। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि वार्षिक वर्षा का वितरण करना है, तो भारत में कितनी वर्षा कहाँ होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसमें भी फिगर बना सकते हैं, मैप के जरिए दिखा सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वर्षा होती है। तो इस प्रकार का आप यहाँ पे मैप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है अलग अलग चिन्हों के माध्यम से। तो इसी भी देखते हैं, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण में बहुत अस्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। तो देखिए, वार्षिक वर्षा के वितरण में भारत में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है ये अलग अलग होती है। तो अस्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, जहाँ पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। संसार की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। तो देखिए, भारत में बहुत ही ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं वर्षा की मात्रा को भी लेकर। तो जैसे कि पश्चिमी घाट में आप देखेंगे और पश्चिमी तट तथा उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय में यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। और वहीं पे अगर देखा जाए पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है ये 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मेघालय के मौसिनराम के क्षेत्र में। और इससे पहले सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी विश्व में सबसे अधिक चेरापूंजी में, जो कि मेघालय में ही स्थित है, चेरापूंजी में। लेकिन अब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मौसिनराम में। अब आगे हैं, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण में 2 प्रमुख प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती है। तो पहला है, वर्षा की मात्रा पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तट से पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो देखिए, वर्षा की मात्रा कैसे कम हो रही है, कहाँ से कहाँ। तो ये हो गया हमारा भारत कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र। तो यहाँ से जो मानसूनी बादल है इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा कराती है, और उसके बाद जब ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर जाती है तो इन क्षेत्रों में धीरे धीरे कम वर्षा कराती जाती है, क्योंकि जो इसकी सारी जल की मात्रा जो थी ये यहीं पे अधिक वर्षा कराती है और उसके बाद कम होती जाती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तो वही लिखा हुआ है कि वर्षा की मात्रा पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तट से पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर अगला है, वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पश्चिम तथा पूर्वी तटीय भागों से पठार के आंतरिक क्षेत्रों की ओर होती है। भारत को वार्षिक वर्षा के मान के आधार पर निम्नलिखित वर्षा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत की मानसून की 2 शाखाएं होती है। पहला शाखा इधर बंगाल की खाड़ी और दूसरा शाखा इधर अरब सागर। तो इधर जो अरब सागर वाली शाखा है ये इन पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा वर्षा कराती है। इसी प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा कराती है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा इधर जाते जाते कम होने लगती है। इसी प्रकार से अरब सागर की जो शाखा है ये पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक वर्षा कराती है, उसके बाद जब ये पठार के आंतरिक भागों में जाती है तो वर्षा यहाँ पे कम कराती है इन क्षेत्रों में।
तो यहाँ पे वही लिखा है कि वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पश्चिम तथा पूर्वी तटीय भागों से पठार के आंतरिक क्षेत्रों की ओर कम होती है। और भारत को वार्षिक वर्षा के मान के आधार पर निम्नलिखित वर्षा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसे भी देखते हैं। तो पहला है 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट के 600 मीटर से अधिक ऊंचा वाला भाग तथा खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। तो 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? तो पश्चिमी घाट, जो कि 600 मीटर से भी अधिक ऊंचा वाला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और इसके साथ ही मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्र में भी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये हो गया हमारा भारत। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, जो कि 600 मीटर से अधिक ऊंचा वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे मेघालय, तो मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया, इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसके बाद अगला है 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट का 600 मीटर से कम ऊंचाई वाला भाग, पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो कि 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसके अंतर्गत वैसा क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट का ही है, परंतु जहाँ पे उसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है, वो क्षेत्र तथा पूर्वी भारत का उप हिमालय क्षेत्र, ये क्षेत्र आता, अर्थात ये वाला ही क्षेत्र यहाँ पे। और ये हो गया पश्चिमी घाट, और इसके जहाँ पे 600 मीटर से ऊंचाई कम है, वो वाला क्षेत्र यहाँ पे 300 से 400 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला क्षेत्र आता है। उसके बाद आगे है 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। तो यहाँ ये कौन सा क्षेत्र है? इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट का तलहटी क्षेत्र, पूर्वी भारत के उप हिमालय का तलहटी क्षेत्र आता है। तो 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र में पश्चिमी घाट का तलहटी वाला क्षेत्र, और इसी प्रकार से पूर्वी भारत के उप हिमालय का तलहटी क्षेत्र, अर्थात यही वाला क्षेत्र। उसके बाद आगे है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाला वार्षिक वर्षा का क्षेत्र जो है ये, इसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आते हैं। हिमालय का तराई क्षेत्र भी इस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है, उस क्षेत्र में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र आता है, मतलब ये बीच वाला क्षेत्र। यहाँ पे हो गया उड़ीसा, झारखंड, फिर बिहार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। साथ ही साथ हिमालय का तराई वाला क्षेत्र, तराई क्षेत्र अर्थात जहाँ पे बहुत ही दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी। तो इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उसके बाद है 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी पंजाब, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र आते हैं। तो बाकी जो इधर वाला क्षेत्र छूट गया, वो क्षेत्र 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें हो गया तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद पूर्वी गुजरात, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। फिर यहीं पे दिल्ली और यहाँ पे पूर्वी पंजाब और हरियाणा। तो ये वाला क्षेत्र 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत देखें तो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, यहाँ पे वृष्टि छाया होगा, तो वृष्टि छाया क्षेत्र मुख्य रूप से आता है 60 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत। क्या हो गया? तो यहाँ पे पश्चिमी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उसके बाद पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी घाट का ये वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं और इसके ये वाला क्षेत्र, इधर वाला राइट वाला क्षेत्र जहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। तो ये क्षेत्र आ गया 60 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र।
उसके बाद आगे है 7वां नंबर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत गुजरात का पश्चिमी भाग, फिर मध्य राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र मुख्य रूप से आता है। तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र है? तो गुजरात का क्षेत्र, गुजरात का वो भी पश्चिमी भाग, क्योंकि यहाँ पे कच्छ का रण है, कच्छ का रण, तो इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, तो ये वाला क्षेत्र। फिर मध्य राजस्थान, तो मध्य राजस्थान में भी मरुस्थल वाला क्षेत्र आ गया, तो यहाँ भी बारिश कम ही होती है। और जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र, तो जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी वर्षा कम होती है। तो ये क्षेत्र 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला जो 8वां पॉइंट है, ये है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ एकदम ना के बराबर वर्षा होती है, वो वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे 2 क्षेत्र आते हैं। पहला तो पश्चिमी राजस्थान, जो कि थार मरुस्थल से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया राजस्थान का क्षेत्र। और इसमें भी पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पूरा का पूरा थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, तो ये वाला क्षेत्र तथा लद्दाख। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये लद्दाख में होती है, और लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा। तो यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र इसे बोल सकते हैं, पहला पश्चिमी राजस्थान और दूसरा लद्दाख क्षेत्र। तो ये सारे हमने देख लिए वार्षिक वर्षा के आधार पे सभी क्षेत्रों को। अब आगे है भारत की वार्षिक वर्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा में भिन्न भिन्न परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में भारत की कौन कौन सी अलग अलग परिवर्तन पाई जाती है। राजस्थान, लद्दाख एवं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा परिवर्तनशीलता 50% से अधिक होती है। तो राजस्थान, लद्दाख और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा परिवर्तनशीलता 50% से अधिक होती है। तो इन क्षेत्रों में आप कंपेयर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे परिवर्तनशीलता 50% से भी अधिक होती है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वार्षिक वर्षा का जो परिवर्तनशीलता है ये 25% से कम पाई जाती है। अर्थात यहाँ के जो वर्षा की मात्रा है यहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। फिर शेष भारत में यह परिवर्तनशीलता 25 से 50% तक होती है। तो बाकी जो बचा वहाँ पे ये परिवर्तनशीलता 25 से 50% आपको देखने को मिलेगी डिफरेंस। उसके बाद है अगला पॉइंट, भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा के मान में क्षेत्र एवं समय के अनुसार भिन्नता देखी जाती है। तो जैसा कि हमने देखा अलग अलग क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का जो मान है ये अलग है। जैसे कहीं 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं 300, तो कहीं 100 से 200, तो कहीं वर्षा हो ही नहीं रही। और समय में भी भिन्नता है, कहीं जून में प्रारंभ हो रही है तो कहीं जुलाई में, कहीं अगस्त में, इस प्रकार से समय की भी भिन्नता है। फिर अगला पॉइंट है, भारत में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। लौटती मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून से लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लगभग 70% वर्षा इसी से हो जाती है भारत में। और लौटते मानसून से जब मानसून वापस जाती है अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून, इससे कितनी वर्षा होती है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ सेंटीमीटर नहीं, आप यहाँ प्रतिशत कर लीजिए, तो लगभग 25% वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये हो गया हमारा भारत, तो इन क्षेत्रों में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 5% वर्षा होती है। ये प्रतिशत में आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आगे है, भारत में वर्षा के मध्य सूखा पाया जाता है। यहाँ पे पूर्व हो जाएगा, तो वर्षा के पूर्व कुछ क्षेत्रों में सूखा देखने को मिलता है। इससे भारतीय फसल की बुवाई एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। फिर आगे है, उत्तर पूर्वी भारत से पंजाब तक जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि उत्तर पूर्वी भारत से पंजाब तक जाने में, अर्थात
उत्तर पश्चिम तक जाने में ये धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है, क्योंकि मानसूनी बादल जो है ये वर्षा की सारी मात्रा पूर्वी क्षेत्रों में ही छोड़ छोड़ के धीरे धीरे कम होने लगती है। इस फिगर में देखिए अबव 400 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो 400 से अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, जहाँ पे ये काला वाला भाग से रंग किया हुआ, तो ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट का और ये वाला क्षेत्र। उसके बाद है 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, ये कहाँ पे होती है, तो जहाँ इस प्रकार से क्रॉस किया हुआ है तो ये पश्चिमी घाट का ही क्षेत्र है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला क्षेत्र, और यहाँ पे मेघालय का ही कुछ क्षेत्र। उसके बाद है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, तो सीधा सीधा जहाँ पे लाइन है ये वाला क्षेत्र, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र, ये यहाँ भी और यहाँ बीच वाला, और कुछ मात्रा में यहाँ पे पश्चिमी घाट तथा पूर्वोत्तर भारत का असम, ये क्षेत्र जो हो गया ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के बीच। फिर 60 नहीं, यहाँ पे 80 हो जाए, यहाँ पे 60 ही है, ठीक है। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच वाला जो क्षेत्र है ये इस प्रकार की लाइन वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे है 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच, तो ये 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ये बीच वाला देख सकते हैं यहाँ पे इन क्षेत्रों में। और फिर आगे है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है तमिलनाडु, जिसमें कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तथा यहाँ पे गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, और यहाँ पे राजस्थान तथा पश्चिमी हरियाणा वाला क्षेत्र आएगा। फिर है 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से थार मरुस्थल से घिरा हुआ है, थार मरुस्थल। तो ये प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा घुमा करके ये 7th और 11th जेपीएससी में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि भारत के वार्षिक वर्षा के वितरण के आधार पर वनस्पति का वर्णन करें। तो वो क्वेश्चन भी हम आगे भी देखेंगे, तो इसे भी आप थोड़ा इम्पॉर्टेंट ही समझें।